बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत एक बार फिर ज़ेर बहस है, ये जब दोराहे पर है, सियासी चहमगोइयाँ भी हैं। बात कहाँ तक पहुँची, क्योंकि पिछले हफ्ते तक तो हम बातचीत का जिक्र ही कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि यही बेहतर हाल है, लेकिन कहाँ पहुँची इसका अहवाल बयान करेंगे। और इमरान खान साहब भी पार्टी रहनुमाओं को कुछ हिदायत जारी कर रहे हैं। इसी हंगाम संजीदा हल्कों ने मामला फहमी और मिल बैठने के लिए काविशें तो की, उसके क्या नताइज निकले ये भी आप तक रखेंगे। और फिर लंदन तवज्जो का मरकज़ बना रहा। शहबाज शरीफ साहब लंदन से अब अमरीका रवाना हो रहे हैं। अपने भाई साहब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से वो मिले हैं। लीगी अहम रहनुमा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो जितने भी मुल्क की सियासत और मुल्की मामलात के अहम मामलात हैं उस पर उनसे मुशावरत हुई है। और फिर इमरान खान साहब के लिए एक और रिलीफ है, जो दहशतगर्दी की दफ़ा निकालने का हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया गया है। जो खातून जज को धमकी देने का मुकदमा था, उस मामले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स हैं। पंजाब में जावेद लतीफ़ साहब और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है दहशतगर्दी की दफ़ात के साथ। और फिर तोशा खाना केस में फ़ैसला महफूज हुआ, उसकी आज की कार्रवाई भी इंतहाई अहमियत की हामिल। और सैलाब ज़दगान के लिए भी आवाज़ आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर उठाएँगे। सर, खान साहब एक जलसे से अब मुखातिब हैं चकवाल में। हालिया जलसों में हमने देखा जो लेटेस्ट मोस्ट है कि चकवाल से तो बड़ा गहरा ताल्लुक हो गया उनका। जी हाँ, सरजमीन ही ऐसी है सर। फैयाज अमीर साहब की चकवाल से हैं माशाल्लाह। चकवाल से हैं। हमारे दूसरे दोस्त भी कई लोग वहाँ चकवाल से हैं। हाँ जी, कई। और एक मानी जानी मानी धरती है। चकवाल की सरजमीन जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। चकवाल की रेवड़ियाँ भी बड़ी मशहूर हैं सर। हाँ, रेवड़ियाँ भी मशहूर हैं। लेकिन अब तक ये लगता है कि लोहे के चने भी मशहूर हैं। लोहे के चने भी मशहूर हैं, वो बन चुके हैं। निगले जा रहे हैं, ना उगले जा रहे हैं, उगले जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं और ना खाए जा रहे हैं, ना खाए जा रहे हैं। अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि खान साहब के जो हालिया जलसे हैं लेटेस्ट मोस्ट, उनमें जो उनकी तकारीर हैं उसमें वो सियासी मुखालिफिन को तो खूब रगड़ा दे रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं उनके जो रवायती अंदाज में लेते हैं। लेकिन ख़ास जो उनका जिक्र खैर हुआ करता था न्यूट्रल्स के हवाले से, उसमें हमने देखा है कुछ लाइन लेंथ में तब्दीली आई। हमारी मालूमात ये बताती हैं कि उसकी वजह रीसेंट इंगेजमेंट्स हैं। जो हालात कोई महीना दो पहले तक मुल्क की सियासत में थे, जलसे जुलूस और जिस तरह की ज़ुबान व बयान इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी वजह से कुछ फ़िक्र करने वाले लोगों ने ये ठानी कि मिल बैठने का एहतमाम किया जाए। इत्तला ये है कि दो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ जाने माने बिजनेसमैन उसमें ऑन बोर्ड आए और दो साबका अहदेदारान थे वो ऑन बोर्ड आए, जिन्होंने कोशिश की कि जो ज़िम्मेदारान हैं स्टेक होल्डर्स उनको कहीं मिल बैठाया जाए। वो काविशें पहले मरहले में तो रंग न लाईं, अलबत्ता ये जो 14 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक के 19-20 दिन बनते हैं, इनमें एक या दो मुलाकातें ऐसी हुईं जो इंतहाई ज़िम्मेदारान अफराद के बीच हुई। एक सियासतदान भी उसमें मौजूद थे। उसके बाद से ये उम्मीद और शुनीद आई कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इंगेजमेंट डायलॉग के नतीजे में कंसेंसस मिनिमम डेवलप हो सकता है। उसका सबूत खान साहब की तकारीर हैं जहाँ पे ख़ास लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ करना था, क्योंकि तशरीह आप फरमा सकते हैं इसकी। जो आपने तशरीह, आपका कलाम है तो तशरीह मैं कैसे करूँ? जहाँ से कलाम नाज़िल हुआ है हालातों, वहाँ से तशरीह भी आ गई होगी। हालातों वाक़यात को समझते हुए हमारे अगर कुछ लोग बीच में पड़े तो अच्छी बात नहीं। दोस्त हैं मलिक रियाज साहब, अच्छा, मारूफ बिजनेसमैन, और डैडी साहब। अच्छा, कराची वाले। हाँ, अच्छा, वो उनका खासा रब्ता रहता है। हाँ जी, ऐसे मामला पे हर ऐसे मामले में कुछ ना कुछ वो करते हैं। वो डैडी साहब तो लेके आ गए थे ना मौलाना जी मुनीबुर रहमान साहब, उनको भी जब वो बाजा से मुलाकात तनाज़ा हुआ था। जी बिल्कुल, जब वो लब्बैक का मसला था। ऐसा ही है। और मलिक रियाज साहब तो माशाल्लाह उनकी भी हर वक्त किसी न किसी कार्य खैर में उलझे रहते हैं। उलझे रहते हैं या मसरूफ़ रहते हैं? या मसरूफ़ रहते हैं। और अच्छी बात है जो लोग सुलह कराने की कोशिश करते हैं और जो लोग हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। उनकी कोशिश अच्छी है। एक ज़माने में तो देखे ना, हमारे मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी मरहूम हुआ करते थे, वो हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान बातचीत कराते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1973 का, उन्होंने कराई। फिर हमारे दोस्त मुस्तफ़ा सादिक थे जी, जो रोज़ाना वफाक के एडिटर थे, वो भी उनके साथ मिले होते, उनके एक जूनियर के तौर पे काम करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद भी सीनियर हो गए। मुस्तफ़ा सादिक साहब साबिर शाकिर साहब के अजीज़ हैं। साबिर शाकिर साहब के ससुर। अच्छा। और तो वो जब लोग मुझसे रब्ता करते थे कि भाई आप जनरल ज़ियाउल हक़ से ये बात कर दें
ये फ़लाँ की मुलाकात करा दें। मैं कहता भाई मुझे तो लड़ाई करानी है तो मुझे बता दें। अच्छा, मुझे सुलह कराने के लिए, बातचीत के लिए तो मुस्तफ़ा सादिक साहब का दरवाज़ा खटखटाए या जनरल ज़ियाउल हक। उस वक्त तो हमारा ज़रा मजाज जो था मुख्तलिफ था, लेकिन अब ये है कि अब इनकलाब पर मिजाज था। नहीं, इनकलाब तो नहीं, अब तो खैर अब तो बिल्कुल अब तो दिल में ज़ौक़ वस्लो याद यार तक बाकी नहीं। वाह, आग इस घर में लगी ऐसी कि जोता जल गया। सही। अच्छा, बहरहाल अब भी दोस्त ऐसे हैं, अगरचे अब हुक्मरान जो हैं वो भी यानी ज़रूरत महसूस नहीं करते, और अपोजिशन वाले जो हैं वो भी कुछ मतलब है कि दोनों जो हैं वो अजीब से हो गए हैं। तो बहरहाल खान साहब की जो हालिया पेशकश थी उसके बाद सरकार तजब्जुब का शिकार ज़रूर हुई है, सोचने पे मजबूर हुई है कि क्या बयान उन्होंने दिया है। ना उस पर अमल कर सकते हैं बज़ाहिर, ना उसे रद्द कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं लंदन मुलाकात के नवाज शरीफ साहब से, और अदर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूके से। मुलाकात तो देखा ना, वो तो मलका एलिज़ाबेथ जो थी उनके आखिरी रसूमात में भी शरीक होना था उनको, और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क भी जाना जा रहे हैं जनरल असम्बली में, और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी 3 घंटे की मुलाकात हुई कहते हैं, और जाहिर है कि तबादला ख्याल किया होगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के यहाँ भी ज़रा सख्ती है। अच्छा, यानी इमरान खान साहब जो हैं अब उनको आसानी से माफ़ करने पर एक और ख़बर दूं सर, इत्तला ये भी है कि नवाज शरीफ साहब और खान साहब के बीच भी रब्त की कोशिश की गई 2 बार, वो नतीजा खेज नहीं हुई या हुई उसके असरात तो आप देख रहे हैं, लेकिन रब्त की कोशिश हुई। एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बड़ी रब्त की कोशिशें होती थी। नवाज़ रसूलुल्लाह खान ने एक दफ़ा कहा था कि एक वक्त आएगा कि मेरे दाएं एक ये नवाज शरीफ बैठे होंगे, बाएं बेनज़ीर भुट्टो बैठी होंगी। तो किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर वो दिन आया। ठीक, तो अदर साहब से पूछ लेते हैं सर, और ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये है कि इमरान खान जो हैं वो पुट्ठे पे हाथ नहीं धरने दे रहे, वो बातचीत बराह रास्त करने को तैयार नहीं है। इसी तरह हुकूमत जो है वो भी नाराज़ है, फासले पे खड़ी है। लेकिन एक बात कहते हैं ना खान साहब कि अगर इलेक्शन की डेट दे दें तो फिर बातचीत करने को मैं तैयार हूँ। हाँ, हर्ज क्या वैसे इसमें, लेकिन इसके लिए भी कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। असल बात यह है कि बातचीत के नतीजे में जी तारीख दी जाएगी या तारीख देने के नतीजे में बातचीत होगी। मेरा ख्याल है बातचीत के नतीजे में तारीख आनी चाहिए। हाँ, तो ये अगर पहले ही आप पहले ही वो दे दे कंसेशन तो फिर बातचीत किस लिए होगी, ये भी बड़ा मसला होता है ना। अजय साहब अस्सलाम वालेकुम। आप लंदन से आपको ज़हमत इसलिए दी कि शामी साहब भी जिक्र कर रहे थे उस अहम मुलाकात का जिसका चर्चा है जी कि शहबाज शरीफ साहब मिले हैं नवाज शरीफ साहब से 3-3.5 घंटे तवील मुलाकात। तो इसमें क्या तय पाया फिर अहम जो मामला है मुल्क में नए चीफ की तैनाती का, उस पर क्या लाइन लेंथ आपको दिखाई देती है नून लीग की मरकजी क़यादत की? मेरा ख्याल में वेट एंड सी है, अभी किसी किस्म का कोई फैसला नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गंभीर हैं। नवाज शरीफ साहब पहले भी आपको पता है जितने भी आर्मी चीफ लगा चुके हैं अपनी मर्जी के, जो भी मामला हुए, तो इस वक्त वो बस देख रहे हैं, क्योंकि टाइम अभी है इसमें 2 महीने के करीब समझ लें। तो देखें अगर ये अपना ये 3 आर्मी चीफ जो है ना उन्होंने अपनी सवाबदीद पर लगाए हैं। एक जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, एक राहील शरीफ साहब और एक जनरल बाजवा साहब। तो जो परवेज़ मुशर्रफ हैं उन्होंने तो उनका इक़्तिदार का तख्ता उल्टा है, और राहील शरीफ साहब जो थे वो बखैर खूबी रुखसत हो गए, और बाजवा साहब के दौरे इक़्तिदार में पनामा केस का फैसला हुआ तो नवाज शरीफ साहब रुखसत हो गए। 3 बाकी जो 2 और चीफ हैं वो उनके पास सवाबदीदी इख्तियार नहीं था। असलम बेग साहब का तकर्रुर भी गुलाम इसाक ने किया, तब सदर करते थे, सदर का इख्तियार था। अब्दुल वहीद काकर का वो भी सदर गुलाम इसाक खान ने किया। जहांगीर करामत का भी इस तरह उनका इख्तियार नहीं था। तो अब ये इख्तियार इस्तेमाल जो किया है तो 3 दफ़ा किया है, और तीनों दफ़ा उन्होंने सीनियर मोस्ट जो है उसको इस ओहदे के लिए नामजद नहीं किया।
अब सुनने में आ रहा है कि सीनियर मोस्ट की बात हो रही है। नहीं, अब ये अगर जब आपके पास इख्तियार आता है तब आप फैसला कुन इक़दाम नहीं करते। अगर सीनियर मोस्ट का एक मामला तय कर लिया जाता, ये खलफशारी ख़त्म हो जाता। तो अजहर, इसका मतलब है साहब मामले पे कोई कंसेंसस या कोई हतमी फैसला ताहाल लीगी क़यादत नहीं कर सकी, आप ये कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो मिजाज है वो ये है कि फैसला तो उन्होंने किया होता, उन्होंने करना क्या, लेकिन बताते बिल्कुल आखिर में आ जाते। बिल्कुल ठीक। अभी वो बातें सुन रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, वो मेरी भी सुन रहे हैं, शामी साहब की भी सुन रहे होंगे, मतलब कि इर्द गिर्द के लोगों की। अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उनकी भी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन फैसला उन्होंने जो करना है वो खुद ही करना है और उसके लिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुझे इस दफा नजर आ रही है, वो फैसला बिल्कुल एंड पे जाके जो मामलात हैं, और उसमें मेरा ख्याल हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत का किसी भी अहलकार का या ओहदेदार का कोई हाथ ना हो, वो खुद ही कुछ चीजें। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। फैसला तो शहबाज शरीफ साहब को करना है। यानी शहबाज शरीफ साहब सर लंदन आए हुए पूछने, नहीं, ये तो नवाज शरीफ कागजी किताब कर बातें आपको पता है। नहीं, पार्टी तो जो भी आप कहें, नवाज शरीफ साहब की जो राय है वो जैसी भी मुस्तहकम क्यों ना हो और फैसला कुन क्यों ना हो, लेकिन जो इख्तियार है इस वक्त वो शहबाज शरीफ का है और शहबाज शरीफ के मजाज को भी दखल होगा नई तकर्री में, ये भी आप समझ लें। क्यों जी अजहर? और वैसे तो ये बात कह रहे हैं ना, जैसे रफीक तारड़ साहब जो हैं, जब उनका इंतखाब हुआ तो ये लोगों को यकीन था कि सरताज अजीज साहब होंगे सदर या गौस अली शाह होंगे, लेकिन रफीक तारड़ साहब के नाम पूरा निकला था। जब कैबिनेट में इजलास में उन्होंने ये इंकशाफ किया तो सब लोग सत्ते में आ गए। खुद रफीक तारड़ साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि उनको इस काम के लिए मुंतखब कर लिया गया। तो वो बेचारे वहाँ पहुँचे भागम भाग, तो वहाँ से उनको मुझे टेलीफोन आया कि भाई ये तजवीज़ आ गई है। तो ये वो हैरान करने की सलाहियत तो उनमें है, लेकिन इस वक्त बिला शिरकत गैरे ये इख्तियार उनके पास नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब के कलम ने ये फैसला करना है, बज़ाहिर नहीं। जी अजहर साहब, जब तक ये तो आप वो बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जो कानूनी है, हाँ, लेकिन कुछ जो चीजें ऐसा होता नहीं ना, जब एक सब हो रहा है ना, हुकूमत बनी है, जो भी फैसले ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी कहें आप, मगर शाम साहब उसूली बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन वो अजहर जो बात कर रहे हैं वाकयाती बात भी यही है, उसकी अपनी एक मंतक है, उसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब का मजाज जो है वो खारिज हो जाए यकसर फैसला। नहीं, हम कब कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब की राय को शहबाज शरीफ साहब मुस्तरद कर दें। मैं ये कह रहा हूँ मशवरे वो कर रहे हैं, मशवरे शामी साहब को पता है, वो सबसे करते हैं वो। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जारी बात है, उनके ना सिर्फ पार्टी के इस वक्त सदर भी हैं, उनके भाई भी हैं, और वजीर आजम भी है ना। वही ना, मैं यही कह रहा हूँ, कलम तो उन्हीं का चलना है ना। कलम तो चलते रहे सॉरी शामी साहब को, लेकिन पीछे चलाने वाला कौन है ये भी तो देखना होगा ना। अच्छा चले ये बताएं, ये तो मामला हो गया, आप कह रहे हैं कि अभी राजो न्याज है और कोई उगदा खुल नहीं रहा। अभी वो कहते हैं कबल अज़ वक्त है, कबल अज़ वक्त, अभी टाइम काफी है, अभी काफी वक्त पड़ा है। इस वक्त इस पे तवज्जो न की जाए, कोई एनर्जी ज़ाया न की जाए। बिल्कुल, ये और बात है, गुफ्तगू इस मौजू पर तफसीली हुई है। अच्छा अजहर, ये बताएं कि ये जो आगे बढ़ने के लिए एक मुज़ाकरात की एक जो कोशिश की जा रही है और इलेक्शन की कॉल या इलेक्शन की तारीख देने की बात की जा रही है, जो खान साहब ने खुद पेशकश की, उस पर क्या कहती है लीग की क़यादत वहाँ लंदन बैठी? मेरे मियाँ नवाज शरीफ पर इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं सदर आरिफ अलवी एक मुतनाज़ शख्सियत है, वो पीटीआई के वर्कर हैं। उन्होंने ना सिर्फ इसमें पहले उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने वाने सदर में बैठ के भी जब नई हुकूमत आई तो उनका बिहेवियर एज ए पीटीआई वर्कर था। तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी संजीदा ले ही नहीं रहे इस चीज को। वो समझते हैं कि ये बस एक बुलबुला है जो जिसको या गुब्बारा है जिसको फुलाया जा रहा है, इसमें हवा भरी जा रही है, लेकिन ये अपनी वो जल्दी जो जब ज्यादा हवा भरी जाएगी खुद ही फट जाएगा। तो सदर आरिफ अलवी के हवाले से वो बिल्कुल ही कोई अहमियत बिल्कुल नहीं दे रहे उन मामलात को, ना ही उसमें कोई इतनी संजीदगी है। ये बस एक चंद हल्कों की तरफ से बात है जिसको सियासी फिजा को मुतदल करने की एक कोशिश है।
और इसके अलावा यहाँ पे इसको कोई इतनी संजीदगी नहीं ली जाए। लेकिन क्या बिगड़ती मईशत और तर्ज हुकूमत और मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल को भी सीरियस ले रहे हैं या नहीं? उसके हवाले से तो उन्होंने काफ़ी शहबाज शरीफ से बात की है और उन्होंने उन्हें कहा है कि यही एक मसला है जिसकी हम जो हमारी बड़ी अपोजिशन होगी और इसे हमें देखना होगा। और उन्होंने ख़ास तौर पर जो महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इक़दाम उठाने का कहा है और उन्होंने कहा कि अगले आए 3 से 4 महीने में उसमें वाज़े तौर पर इक़दाम ऐसे हों कि अवाम को वो दिखाई दिए। तो इस हवाले से काफ़ी वो कंसर्न भी रहे और प्राइम मिनिस्टर से ये इशू भी जो है ये काफ़ी सरे फ़हरिस्त को वापसी का इरादा किया उन्होंने अभी तक नहीं अजहर साहब, या कुछ मजीद ग्रीन सिग्नल का इंतजार है? शामी साहब वो आ जाएंगे, उनको इतनी कोई जल्दी नहीं है, अभी इलेक्शन दूर है। नहीं, हम तो आपसे खबर ले रहे हैं ना जी, खबर ले रहे हैं कि वहाँ क्या राय पाई जाती है। नहीं अभी नहीं, वो अभी फिलहाल कोई मेरा नहीं ख्याल इस साल में वो आए, अगले साल में ही मामलात होंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें तय होनी है, पसे पर्दा मामलात हैं, जो अभी कानूनी इश्यूज हैं उनमें टाइम है, मरियम बीबी की अपील है, उसके अलावा उनकी अपनी मामलात हैं, तो अभी दूर है, इस साल मुश्किल लग रहा है। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। देखिए, नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ तो ये है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे और हुकूमत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए और अपने काम जारी रखना चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि जब सैलाब की तबाहकारी हुई है, मईशत जो दबाव में है, क्या हुकूमत इसको संभाल पाएगी? हर आने वाला दिन मुश्किल से हुकूमत को कमज़ोर करेगा या मजबूत करेगा। अगर ये मईशत आपने काबू कर ली, अगर दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने ताउन किया, अगर हालात साजगार हो गए, तो फिर तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको एक सेटबैक होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, जिसमें नवाज शरीफ साहब दाहिर है, उनका मरकज़ी किरदार है, वो कोई कंसेशन देने पर तैयार नहीं है और कोई समझते हैं कि इमरान खान साहब से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, वो कार-ए-ला हासिल है, उनको अपने एजेंडे के मुताबिक आगे बढ़ना है। अब देखते हैं। लेकिन सर उस सूरत में फिर ज़रूरी है ना कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो किसी को इग्नोर करें। अब परफॉर्मेंस भी अगर उतनी मुनासिब नहीं है, अब खुद ही मार्क नहीं है, तो आप फिर कंसेशन देने या लेने की पोजीशन में नहीं रहते सियासी तौर पर। परफॉर्मेंस नहीं है। अब तो ये मसाइल जो हैं वो रियासत के मसाइल हैं, जो हमने 40-50 साल जो बदआमालियाँ की हैं उनका नतीजा हमारे सामने आ रहा है और हमारी कमर जो है वो बोझ नहीं उठा पा रही। अब देखना ये है कि किस तरीके से हम रास्ता आगे बनाते हैं। अभी तो मुश्किल है क्योंकि अभी जो सैलाब ज़दगान हैं, अब उनको रिलीफ का मामला नहीं अभी तो पूरा हो रहा। देखें अगले 6 माह के बारे में जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं बड़ी खौफनाक हैं, दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं वो। तो फिर आपको सर्दियाँ आ रही हैं आगे, आपको अनाज तो की तो इजलास भी बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, उनके लिए भी ज़र मुबादला चाहिए होगा। एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन दुनिया में ये आवाज़ भी उठ रही है कि पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए। ये अमेरिका में तो एक बड़ी ज़ोर शोर से ये बात कही जा रही। और आज हमारे कमर बाजवा साहब चाइना गए हुए हैं, जी वहाँ तो चाइना में 100 मिलियन युआन का मजीद ऐलान किया है। 500 मिलियन युआन चाइना की तरफ से दिए जा चुके हैं इमदाद के लिए, पहले आ चुके हैं। और अमेरिका में भी जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है कांग्रेस की, उसके सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए डोनर्स की। और यहाँ से जो उनकी वो शीला क्या जैक्सन गई थी और उन्होंने जो तकरीर की है और जिससे नक्शा खींचा है, उससे रोंगटे खड़े जाते हैं। कोई पाकिस्तानी सियासतदान जो है उस तरह की उनकी कैफियत बयान नहीं कर सका। और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब यूएनओ में जाएंगे उसको एड्रेस करेंगे। तस्वीरी नुमाइश भी वहाँ पाकिस्तान ने लगा दी है जो सैलाब ज़दगान की हालत है। एक तो वो तस्वीरी नुमाइश है, एक और तस्वीरी नुमाइश भी है। वो टाइम स्क्वायर में ऐसी जगह हैं, आउटलेट्स हैं जहाँ पे पब्लिकली आप अपना पोस्टर या एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, उन्होंने वो कलमात और वो तमाम स्लोगन्स जो जलसों में यूज़ होते रहे उस पर मबनी एक लंबी सीरीज़ जो है वो लगा दी हुई है। यही तो उनके मसाइल हैं। उनको ये सलीका ही नहीं है कहाँ बात करनी है, किस वक्त करनी है, किस जगह करनी है। इस वक्त तो सैलाब ज़दगान यानी पीटीआई के बाद लोग ऐसे हैं जिनकी कोशिश ये मालूम होती है कि कोई इमदाद आने न पाए।
बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इमरान खान साहब को, हालांकि वो खुद टेलीथॉन कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, 3 टेलीथॉन कर चुके हैं। नहीं, टेलीथॉन करने की इमरान खान साहब को लगाम देनी चाहिए इन लोगों को। और देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर दोस्त मुल्कों ने ताउन किया और हमने कमरे हिम्मत कस ली और अपनी मुश्किलात पे काबू पा लिया, तो फिर मंजर भी तब्दील बेहतर हो सकता है। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ प्रोग्राम में आई चाहती है, उसके बाद फिर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और जो तोशा खाना केस का फैसला महफूज हुआ, इन 2 मामलों पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अदालती सूरत हाल जो दहशतगर्दी की दफ़ा निकली, ये तोशा खाना केस और दीगर मामलों पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक थी और ब्रेक से पहले शामी साहब जिक्र करते सैलाब ज़दगान की हालत इज़ार का और हुकूमत को क्या करना चाहिए। इस सब के बेसर हुकूमत भी कर रही है, इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं, खान साहब भी टेलीथॉन्स कर रहे हैं, फलाही तंजीमें बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा डाल रही हैं। हम 12 प्रोग्राम में बात करते रहे, लेकिन जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, जो कम्यूनिटी है, वो भी बड़ी बेताब है, शिद्दत से इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, अपने तीन जो पॉसिबल है वो कर रहे हैं। आज हमें ज्वाइन किया फातिमा बरियाब साहिबा ने। अभी तो मुझे वो अबू बकर मिले थे, वो कह रहे थे राजनपुर से आ रहे थे, कह रहे थे अब बीज की और खाद की ज़रूरत है, वो भी डोनेट की जानी चाहिए। और आल खिदमत वाले शायद इसके लिए प्रोग्राम कुछ कर भी रहे हैं। यानी राशन जो है उसकी अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन अब खाद और बीज भी दरकार है किसानों को। बिल्कुल होगा, और ये क्योंकि आगे जैसे ही पानी उतरेगा तो काश करना होगा, और फिर जो अनाज और फसलों का नुकसान हुआ है उसका ऑल्टरनेटिव भी। अब तो एक सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि सर क्या फूड की ज़रूरियात हम पूरी कर पाएंगे? पानी जो है उतरते उतरते उतरेगा, वक्त लगेगा। फातिमा बरियाब साहिबा, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए हम सर दूसरा इशू ले लेते हैं, जैसे ही तशरीफ़ लाती हैं उनसे हम बात करते हैं। दहशतगर्दी की दफात निकालने का हुक्म दिया। कौन है फातिमा बरियाब? ये हमारे साथ मौजूद हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, सोशल वर्कर हैं, को फाउंडर हैं सोशल अपलिफ्ट नॉलेज एंड होप इनिशिएटिव की। बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ भी बुलंद कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जो चीज़ें वो महसूस कर रही हैं, फील कर रही हैं ग्राउंड पे कि क्या चाहिए करना, उनको बयान करें। इसलिए आज हमने इन्हें ज़हमत दी, क्योंकि बाकी इदारों को भी बारहा हमने ज़हमत दी है। तो आती हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। पहले ज़रा ये जो मुकदमा दहशतगर्दी की दफ़ात वो निकालने का हुक्म दिया है, ज़ेबा चौधरी साहब और पुलिस अफसरान को जो धमकी देने की बात हुई थी, और अब ये दीगर दफ़ात के ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस तरह तो फिर फ्लड गेट खोल देंगे। ऐसा कौन सा सियासतदान है? दहशतगर्दी की जो अदालत है, अब मुकदमा उसमें नहीं चलेगा, आम अदालत में चलेगा, सेशन कोर्ट में, और वो दफात वहाँ लगी रहेंगी। लेकिन दहशतगर्दी की दफात उन्होंने हटा दी हैं, और दहशतगर्दी की अपनी एक दहशत है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है तो बहरहाल उसके भी बड़े दूरदराज असरात मुरतब होंगे। सिर्फ एक बयान देने से दहशत गर्द नहीं आप किसी को कह सकते। लेकिन वो जो हमारे यानी जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो भी है, वो भी करता हूं मैं डिस्कस पहले आमिर साहब से मरियम, हाँ, उन पे औरंगजेब है, उन पे भी दहशतगर्दी, और पीटीवी के जो एमडी हैं और उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत के ज़रिए तमाम नहीं, एक खतीब साहब है इरशादुर रहमान, मगर वो उसमें ग्रीन टाउन और पीटीआई के वर्कर हैं, सरदार हाशिम डोगर जो हैं वो ट्वीट कर रहे थे, उसको ऑन कर रहे थे ट्वीट करके। उन्हें वो खुद भी साहब अपनी एफआईआर में लिखते हैं, जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, कि मैं पीटीआई का फॉलोअर हूँ। और उन्होंने जो उनका ख्याल कहना यह है कि इन्होंने खान साहब का ऐसी बातें की हैं जिनसे मजहबी मुनाफरत पैदा होती है, इंतशार पैदा हुआ है, और खान साहब उसका टारगेट होते हैं उसका। तो अब इन पर मुकदमा जो है कायम किया जाए। तो जो कुछ इन्होंने कहा है अब उसको बार बार फिर रिपीट किया जाएगा। फिर खान साहब ने जो कहा है तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि वो अच्छा, ये बड़ा अलमी है। जब ये खान साहब वाला केस आता है तब पीटीआई की पोजीशन और होती है। अब यही केस जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया, इसमें आप देखें तो इसी पर फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे, इस पर गिरफ्तारी फौरन हो जानी चाहिए। यानी अगर जब आप खुद कहें जब तुम चलो ज़मीन चले आसमां चले, और जब मैं चलूं तो साया भी मेरा साथ दे, ये डबल स्टैंडर्ड है। हमारे सोहेल बड़ा सकवे वकाल, ये खुला तजाद है। तो आप ये बताएं मुझे कि जब ये जो खान साहब ने जो जुमले कहे, एक चलिए एक ज़बान की लफ्ज़िश से, अब उनको आप बार बार दोहराएंगे मुकदमे में, और फिर वो कहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो कहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
तो ये आपकी उन चीज़ों को मौजूद बहस बनाती है। मसला ये है कि इंटेंट आज तो हमारे जो ताहिर अशरफी साहब तंग है, उसको आप इतना संजीदा मौजू बना के पेश करें। ताहिर अशरफी साहब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की सरबराही से अलग कर दिए गए लाहौर में पंजाब हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने भी इस मामले में अपनी राय देने से इनकार किया था फौरी तौर पर और तफसीलात तलब की थी। तो उनको अलग करके और हामिद रजा जो हैं उनको उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया बोर्ड का। अगरचे के चौधरी परवेज अली साहब एक दिन पहले बड़ी तारीफ कर चुके थे इस बोर्ड की। तो अब ये जो मज़हबी नौइयत के मामला, एक ज़माने तक तो हज़रत अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के फ़ैन भी वाक़या हुए थे, वो पसंद करते थे। हाँ, मगर वो तो फिर देखे ना, उनकी मुशावरत तो थी ना मशरक़ वुस्ता के हवाले से। वो मशरक़ वुस्ता क्योंकि वहीं का वहीं है, तो इसलिए ताहिर अशरफी साहब भी वहीं के वहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो गए तो क्या हुआ। लेकिन बात यह है कि ये इस तरह की जो लग़ज़शें हैं ज़बान व बयान की, अगर आप उन पर मुकदमा कायम करना, उनके बारे में लोगों के जज्बात को मुश्तिल करना, ये गलत बात है, तो फिर उन बातों का जिक्र करना भी जो है वो नुकसानदेह होगा। तो ये जो पंजाब हुकूमत है और ये सरदार हाशिम साहब जो हमारे हैं, मैंने कोशिश की थी कि जी मैंने कर्नल रिटायर्ड मैंने आज कोशिश की है जी, उन्हें मैसेज भी ड्रॉप किया कि आइए इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन इनके ताहाल तक वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। एक तरफ उनके वकालत दुहाई दे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाँ, और दूसरी तरफ वो खुद अपने मुखालफों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये एक अव्वल तो मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से बड़ी एहतियात करनी चाहिए। लोग बड़े जल्द जज्बात में आते हैं, उनके बड़े तल्ख नताइज पैदा हो सकते हैं। ये पीटीवी पर नशर ही नहीं होना चाहिए था। हमारे जो आसन इकबाल है, जिस तरीके जी आसन इकबाल साहब खुद उनको गोली लगी नहीं, ये जब जावेद लतीफ़ साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आसन इकबाल साहब ने रद्द अमल दिया। उनका विक्टिम है ना वो, उनका ये मुनासिब नहीं है। ये क्या तरीका है? जब आप, मगर सवाल ये है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, किसी बुनियाद पर लगा रहे हैं ना, आप उस पर तो आप मुकदमा कायम कर रहे हैं, तो फिर उस पर वो बहस तो होगी ना। तो आप खिदमत कर रहे हैं या आप एक उल्टा एक मामला जो है खराब कर रहे हैं, इस्ताल दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आमिर सईद अब्बासी खुश आमदीद। आमिर आप सुन पा रहे हैं? जी आमिर, ये बताइएगा, हम जिक्र कर रहे थे ये जो दहशतगर्दी की दफात निकालने का हुक्म दिया, इसमें रिमार्क्स और जो इस्तफसार था जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बड़ा अहम है। फैसला तो हमने बता दिया क्या है, आपने समाअत देखी। मौजूद चीफ जस्टिस साहब क्या इस्तफसार क्या करते इस नुक्ते पर? देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सत्र मिनल्ला बारहा ये कह चुके हैं कि ये जो इस तरह के संगीन नौइयत के जो जराइम के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़, ये कोई भी हुकूमत में हो, ये इख्तियार से तजावुज़ भी है, और ये उन तमाम शख्सियात को बाद में ख्याल आता है जब वो ख़ुद मुल्ज़िम बनती हैं कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो अदालत बारहा ये निशानदेही कर चुकी है, जब भी समाअत होती है, जब PTI कंप्लेनेंट होती है, तो उनको भी बताते हैं कि आपके दौरे इक़्तिदार में भी ये इस तरह के मुकदमात दर्ज होते रहे, और ये बहुत अलमिया है कि हमारे यहाँ इस तरह के जो संगीन नौइयत के जराइम हैं या कवानीन हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। तो अदालत ने सबसे पहले जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, पुलिस है, उसको ये मौका दिया था कि वो खुद ही ये डिसाइड कर दें कि क्या महज एक तकरीर, और ऐसी तकरीर जो बहुत क्लियर भी नहीं थी, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि हम एक्शन लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ये दहशतगर्दी है या नहीं है। लेकिन JIT ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये दहशतगर्दी बनती है और ये इससे दहशत फैली है, और हम इसका ट्रायल भी कर सकते हैं अदालत में और इसको साबित भी कर सकते हैं। तो उस पर अदालत ने फिर मौका दिया पुलिस प्रोसिक्यूटर को भी कि आप साबित करें कि कैसे ये दहशतगर्दी बनती है। तो उसमें जो इमरान खान के वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल दिए और ये कहा कि जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ने और आला अदालतों ने सेट किए हैं कि दहशतगर्दी क्या है, उसके ऊपर तो ये बिल्कुल पूरा नहीं उतरती, और इसके अलावा भी ये सियासी जो इल्ज़ाम तराशियों के और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुकदमात दर्ज किए गए हैं और प्रेशर में रखने के लिए किए गए हैं। इस मुकदमे का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अदालत ने बारहा पुलिस को ये मौका दिया कि वो साबित करें कि कैसे ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान का वो बयान जो उन्होंने रैली से खिताब के दौरान कहा था, और खातून जज और IG और DIG का नाम लेकर ये कहा था कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इस पे अदालत ने कहा कि क्या तफ्तीश के बाद कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि जिससे कोई एक्शन हुआ हो, किसी ऑफिसर के घर पर खुदा न खास्ता कोई हमला हुआ हो या कोई और दहशत फैली हो। महज एक सियासी शख्सियत के बयान के ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज करने से ये तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा, क्योंकि हमारी सियासी शख्सियात आमतौर पर जो पब्लिक को देखे, अच्छा आमिर ये देखें, इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऐसी तकरीर होगी फिर उसके बाद कोई हजूम इकट्ठा होना चाहिए,
फिर वहां जाके हमला करना चाहिए, फिर दहशतगर्दी होगी। उकसाने का अमल जो है उसे दहशतगर्दी नहीं कहेंगे आप। जी जी, देखिए इसमें अदालत ने ये कहा कि अगर कोई क्राइम होता तो तब तो आप ये कह सकते थे कि मुकदमा बनता है, लेकिन महज एक अगर क्राइम नहीं हुआ लेकिन उकसाया तो गया। अब ये असल में बड़ा एक डिबेटेबल पॉइंट है। यानी अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करें जिससे लोगों को उकसाएं, इश्तिआल दिलाएं, तो फिर क्या होगा? अदालत चाहती है कि बाकायदा कार्रवाई हो जाए, हमला हो जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जी शामी साहब, उन्होंने ये कहा कि देखिए उस तकरीर के मतन को भी अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं ये नहीं है कि आप हमला कर दें आईजी के ऑफिस में, आप तोड़फोड़ कर दें, आप ये सब कुछ कर दें, सिर्फ एक्शन लेने की बात की है। तो उसमें जो पीटीआई के वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि एक्शन लेने की जो बात थी वो भी कानूनी एक्शन लेने की बात थी। अगर आप सीक्वेंस उस सारी गुफ्तगू का देखें तो वो कानूनी एक्शन लेने की बात थी और ये कहा गया था कानूनी एक्शन लेंगे। कानूनी एक्शन अपोजिशन लीडर कैसे ले सकता है? वो तो हुकूमत वाला ले सकता है ना। जब अपोजिशन लीडर कोई क्वेश्चन लेगा ये कहा क्या वो कानूनी तो नहीं हो सकता। वो कहा मैं इख्तिदार में आऊंगा फिर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। एक नुकता बड़ा है राना शमीम साहब की जो गैर मशरूत माजरत है, और फिर खान साहब की भी पेशी है, एक मौका उन्हें और मिला हुआ है 1-2 दिनों में। नहीं, वो तो आप देखें ना, ये तो मामला ऐसा है, इसमें भी पैरेलल ड्रॉस किए जा रहे हैं कि वो राना शमीम साहब का जो मामला वो एक प्रेसिडेंट बन सकता है फॉर खान साहब। नहीं, खान साहब माफी मांगेंगे तो होगा ना। क्यों आमिर? अगर खुलूस नियत से माफी मांग लें, प्लान ऐसा ही है, तो फिर ऐसा अच्छी बात है। कुछ सजा देके क्या वो हो जाएगा। जी आमिर? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि हम किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो कानून है उसको किसी को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सिर्फ़ और सिर्फ जो अदालत ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो ज़ेर समात मुकदमात हैं कोई भी शख्स उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी था वो भी जो ऑलरेडी पेंडिंग अपील्स हैं एवन फील्ड की और जो नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश थी और जो फेयर ट्रायल का हक है उसको इफेक्ट करने की कोशिश थी। दूसरी तरफ इमरान खान का जो बयान था वो भी अदालत ये कह चुकी है कि वो भी अदालत कहती है कि हमारी ज़ात के हवाले से आप बात करें, तनकीद करें, उसको बेशक आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन जब आप ज़ेर समात मुकदमात के ऊपर बात करते हैं तो उससे फेयर ट्रायल का जो हक है वो मुतासर होता है किसी भी शख्स का जिसका मुकदमा अदालत में ज़ेर समात हो। आप ये बात सुनिए, उसमें अदालत ने यह कहा कि शहबाज गिल का अदालत यह कहती है कि आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, फैसले पर कर सकते, जज की जात को ज़ेर बहस नहीं ला सकते। जज की जात को ज़ेर बहस लाया जाएगा तो फिर नतायज के खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा ही है। फैसले पे आप तनकीद कर सकते हैं, शामी साहब उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। इवन अदालत तो ये भी कहती है और अदालत तो हर रोज कुछ कहती है, तनकीद करना चाहिए। ठीक है, अदालत हर रोज कुछ कहती है कि और इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब के लिए हाजिर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कुछ कहती है उसे महफूज कर लें, ये काम आएगा, तारीख में काम आएगा, आ रहा है। एग्जैक्टली तो आमिर तोशा खाना में भी फैसला महफूज हो गया आज। वो तो इलेक्शन कमीशन के पास, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज इमरान खान के जो तोशा खाना से लिए गए तहाइफ हैं वो डिस्क्लोज़ ना करने के ऊपर जो दरख्वास्तें दायर थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। इसमें शाहनवाज रांझा, फारूक नायक और बैरिस्टर खालिद इसहाक पेश हुए और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने जानबूझकर जो तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए वो अपने डिक्लेरेशन में शो नहीं किए और वो जानबूझकर छुपाए। इस मौके पर जो वकील थे इमरान खान के बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि ये जो असासे हैं ये ज़रूरी नहीं है। एक सेकंड ठहरिए आमिर, शाम से इसमें अली जफ़र साहब बड़ा हम नुक्ता उठा रहे हैं। वो ये कहती हैं जी कि ये स्पीकर ने रेफरेंस फाइल किया हुआ ये दुरुस्त नहीं है, वो फाइल कर ही नहीं सकते और अगर कार्रवाई करनी है तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं कर सकता। वो तो उन दोनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ये तो कानूनी जुरिस्डिक्शन नुक्ता है ना, जुरिस्डिक्शन का मामला है, चले ये तो फैसला होगा। आमिर बहुत शुक्रिया आपका सर। आगे चलते हैं, इस पे बाद में समेटते हैं। मोहतरमा फातिमा बरियाब साहब आई हैं, राब्ता उनसे बिलाखिर हो गया, पहले उनकी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आप किन इलाकों की सूरत हाल आपने देखी है? क्या आपको मालूम हुआ है कि सूरत हाल है कैसी सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार के बारे में और क्या किया जाना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड आप बेहतर जानते हैं पाकिस्तान में रहते हुए कि फ्लड किस तरह से पूरे पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर चुका है
Over 30 million people have been impacted just by the floods, and the number is growing every day with the amount of people that have been infected, because the population that has been affected is the agricultural backbone of Pakistan. बिल्कुल ठीक कह रही हैं, And ज़राअत को बड़ा as नुकसान days- पहुंचा जी यहाँ। जी, as the days increase, ये number भी increase करेगा। क्या क्या किया तो- क्या जाना चाहिए, जो बिलखसूस जो लोग बाहर बैठे हैं आप जैसे, जो दर्द दिल रखते हैं इन सैलाब ज़दगान के लिए, आप क्या कहना चाह रही हैं उनसे मुखातिब हो कि क्या किया जाए ताकि हम इन बहनों भाइयों की मुश्किलात में कमी कर सकें? जी बिल्कुल, एज अ मुस्लिम अमेरिकन who has पाकिस्तानी हेरिटेज, मैं बिलीव करती हूँ कि इंसानियत के नाम पे बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसी एफर्ट करें जिसमें पाकिस्तान खुशहाल नज़र आए अगले 10 सालों में, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो चुका है। आपने- तो मैं एडवोकेट कर आप किन किन इलाकों में गई हैं? ये तो मैं अमेरिका से नहीं एडवोकेट बाहर से कर मैं रही अर्ज कर रहा हूँ हूँ कि जो लोग बाहर बैठ के अहले ये बाहर बैठ के अहले वतन के उनके लिए लिए डोनेशंस इकट्ठी कर रही उनके लिए एफर्ट्स कर रही हैं, उनकी एडवोकेसी कर रही हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि देखिए पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासिर हुए। जी जी। जी फातिमा, आप क्या कर रही हैं और क्या करना Donations चाहती एक हैं, ये शामी साहब पूछ रहे हैं। जी डोनेशंस तो एक तरफ हो गई, बट मैं जिस चीज़ की एडवोकेसी कर रही हूँ वो है टेम्पररी प्रोटेक्टिव स्टेटस, ठीक है। जो अमेरिकन गवर्नमेंट अवॉर्ड करती है एक नेशन को जब कोई डेवस्टेशन हो जाए, कोई कैलामिटी हो जाए, हाँ, बिल्कुल। या कोई ऐसे रीजंस हो जाए जो उस TPS कंट्री को टेम्पररी प्रोटेक्टिव स्टेटस, जी TPS, इस स्टेटस का बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बताइए नाज़रीन को। जी तो इसका dictionary definition is that it's a little known program that is giving temporary legal protection to certain immigrants within the United States who cannot return to their country of origin। मतलब ये कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं, जो डेपोटेशन फेस कर रहे हैं, जिनके फैमिली बैक होम अफेक्टेड है, या जो लोग पाकिस्तान जाके हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग टेम्पररी प्रोटेक्टिव स्टेटस के अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगे और पाकिस्तान से ट्रैवल कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ फॉर द नेक्स्ट 10 years if we advocate for it। and इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है जो पाकिस्तानी इधर रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो फ्रॉम एंड टू ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे क्या होगा कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स अमेरिका में रह रहे हैं या अब्रॉड रह रहे हैं, वो विदाउट फेसिंग एनी इमिग्रेशन क्लॉजेस वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट पाकिस्तान को ये है कि नॉट ओनली आर वी गोना इम्पैक्ट इकोनॉमिकली, बट जिनके लोग इधर अर्न कर रहे हैं वो लूज नहीं करेंगे, लोग डिपोर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फातिमा। नेक ख्वाहिशात हैं कि आप ये कार्य खैर आगे बढ़ाती रहें, आवाज़ बुलंद करती रहें, उनके हकूक़ के हवाले से भी बात करती हैं। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे उनकी ताहिर अशवी साहब, ये तो कर्ज़ों की अदायगी जो है ना वो कम अज़ कम मौखर होनी चाहिए, पाकिस्तान के माफ़ नहीं होती थी। मेरा ख्याल पाकिस्तान को इसके लिए कैंपेन चलानी चाहिए, ये एक रिलीफ मिल सकता है और इससे हमें थोड़ा कुछ सुकून मिल सकता है, ताकि हम अपने वसाइल जो है कुछ बरसों के लिए अगर रिहेबिलिटेशन की तरफ लगाएं और तामीर नौ की तरफ लगाएं, और जो कर्जे हैं या तो माफ़ कर दिए जाएं या अदायगी मौखर कर दी जाए कुछ बरसों के लिए, हाँ, ताकि उस बीच में सारी उसके लिए इधर ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाने की ज़रूरत होगी। तवक्को रखनी चाहिए कि हुकूमत जो है इस तरफ तवज्जो करे। अच्छा, हज़रत अल्लामा ताहिर अशवी साहब का जिक्र फरमा रहे थे, तो उनका एक उन्होंने तबसरा किया अपने ट्वीट में। वो फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ के वारिस हैं, मनसब ओहदे हक़ की राह में रुकावट नहीं बन सकते। हाँ, ये नहीं है कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं और जो कहे फ़ौरन लिख कर दे दें। ताहिर अशरफी साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह डट जाने की तौफीक अता फरमाए। ये क्या है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। हाँ, ताहिर अशरफ साहब की जो अहमियत है वो तो साबित हो चुकी हुई है। नहीं, सवाल ये है कि आप इस तरह क्यों हर क्यों उलमा को क्यों इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, उलमा बोर्ड को क्यों इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं? ये पंजाब हुकूमत को खुदा खौफी नहीं है? यानी कि क्यों मुनाफरत फैलाने चाहते हैं ये लोग? आप मजहब के नाम पर मुनाफरत को रोकना चाहते हैं और मुनाफरत को फैलाना चाहते हैं। लेकिन उधर भी तो सद्देबाब कीजिए ना, ये पीटीवी सरकारी चैनल पर वजीर साहब आके बैठे हैं, उनके बयानात नशर करें, सोशल मीडिया पर चले हैं, वो भी तो तकलीफ दे अमल है। अब अगर वहाँ बैठ के आप टारगेट कर रहे हैं, पीटीवी वो जो रोक ले वजीर की राय को, कैसे रोके? कैसे रोके? खान साहब की राय को रोक लेते हैं आप? वो तो फिर जो खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, मुतल्लिका जो वजीर हैं उन्हें मुशावरत करनी चाहिए थी कि सरकारी चैनल पर तो सुने ना, खान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो नशर होता है कि नहीं होता?
तो खान साहब भी तो अपने आप को संभाले ना। जो तनकीद करने वाले उनके पीछे हम लठ लेके पड़ गए, जो कह रहे हैं वो भी तो गौर करें ना इस बात पर। तो बजाय इसके कि आप इसको खत्म करें, आप इसको हवा दे रहे हैं। हवा देंगे बहस होगी, ये चीजें तवज्जो आएगी इस तरह। खान साहब ने क्या कहा है, उनके मुखालफों ने क्या कहा है, इसको क्यों बहस इस पर करना चाहते हैं? चले जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता, ये पंजाब में हर दूसरे हफ्ते क्यों ये खबर आ जाती है कि जनाब फिर से कोई ये तख्ते वाली कार्रवाई होने लगी है, हालांकि अदम एतमाद की करारदाद आ रही है। हर शख्स पूछता है, और ये चौधरी परवेज इलाही साहब, कल इस पर बात करेंगे तफसील से, अभी आप कुछ कह रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब तो अभी तो मुझे कायम ही नजर आते हैं, कायम नजर आते हैं। मुन्नस इलाही साहब भी बैठे हैं साथ माशाल्लाह। लेकिन आप देखें हुकूमत जो है उसको कई इंजन लगे हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर, यानी बस आप ना। ये हालिया माजी करीब में तो जब भी कोई नई सरकार है यही सब कुछ होता रहा है। नहीं, आप अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। चले कल फिर इस पर तफसील से बात करते हैं, वर्जन भी लेंगे, जो लाना चाह रहे हैं और जो बचना चाह रहे हैं दोनों का कल बात कर लेते हैं। इस पर वक्त आज खत्म हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, आज के नुक्ता नज़र से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।